हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11। ठीक है, हमारा जो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र जो था वो हो गया है खत्म, लास्ट समाप्त। ठीक है, तो क्या भैया नेक्स्ट हमारे चैप्टर का नाम है विकिरण, अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर, द्वैत प्रकृति। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में बोले तो रेडिएशन एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर्स। ओके, तो क्या है सुनिएगा। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में विद्युत विसर्जन, और उसके पूरे जितने भी 4-5 टॉपिक हैं छोटे छोटे बेहतरीन अच्छे से। ठीक है, उन सबको आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। बट इसके पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं और पुराना को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रकाशिकी को छोड़ दें, क्योंकि प्रकाशिकी एक डिफरेंट टॉपिक रह गया, वैसे पूरा जो 12th का जो फिजिक्स है एकदम को रिलेटेड है और इतना बेहतरीन है, इतना मजा आता है। ऐसा लगता है कि पूरा फिजिक्स अगर पढ़ लिया तो लगता है अपने आप में साइंटिस्ट बन गया हूं। ठीक है, तो एकदम को रिलेट है, मतलब वैद्युत से एक आवेश से प्रारंभ होता है हमारा चैप्टर। आप फर्स्ट में जाइए, आवेश एवं विभव, है ना, वहां से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे कैसे वो कनेक्ट करते करते चुंबक को कवर करता है, फिर विद्युत और चुंबक दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अध्याय 8 हमने पढ़ा विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसमें स्पेशली मैक्सवेल साहब, फैराडे को हमने देखा और जाना समझा। ठीक है, तो हुआ और हर्ट्ज भी थे। ठीक है, तो डियर फैराडे के विभिन्न समीकरण, और उन्होंने बताया कि जो हमारा प्रकाश होता है वो वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय क्या है, तरंगे है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के गमन के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है। दैट मीन्स दे अपोज करते हैं, मतलब आपका लेंस का नियम कि वो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है, और वो इसी प्रकार उत्पन्न होते होते जो है वो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करती है, ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे क्या प्रकाश जिस प्रकार से हवा में निर्वात में गमन कर सकती है, क्या इसी प्रकार गैस में विद्युत का भी चालन किया जा सकता है क्या? ठीक है, तो यस। और इस पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई वो है हमारे आदरणीय फैराडे, जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया, चलिए एक चित्र बनाते हैं फिर इसी में समझाते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि वायु या गैस में विद्युत के प्रवाह को हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन कहते हैं, विसर्जन। अब ये संभव कैसे है ये देखिएगा, इसके लिए कंडीशन अप्लाइड है और बहुत ज्यादा दूर तक, जैसे कि हम सब जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे कि लाइट, प्रकाश करोड़ों किलोमीटर दूर से हम तक आ रही है, ऐसे इसको ट्रेवल नहीं कराया जा सकता। ठीक है, फिर भी ये संभव कैसे हुआ और इससे क्या क्या जानकारियां मिली उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसमें कांच की नली होती है, कांच की नलिका होती है। ठीक है, लगभग 30 सेंटीमीटर लंबाई वाली एवं 3 सेंटीमीटर व्यास वाली, 30 सेंटीमीटर लंबाई एवं 3 सेंटीमीटर व्यास की एक क्या होती है, कांच की नलिका होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं विसर्जन नलिका। क्या बोलते हैं? विसर्जन नलिका। इस विसर्जन नलिका में एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। किस चीज के? एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं तथा इन इलेक्ट्रोडों का संबंध प्रेरण कुंडली से कर दिया जाता है। किससे कर देते हैं? प्रेरण कुंडली से कर दिया जाता है। ठीक है, प्रेरण कुंडली से कर दिया जाता है और प्रेरण कुंडली के माध्यम से इन इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर लगाया जाता है। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, हम विद्युत विसर्जन एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ना,
कार्य, फलन, विद्युत विसर्जन। लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या चीज है। ठीक, इसके माध्यम से यहाँ क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट, विभवांतर लगाया जाता है। विभवांतर सब लोग समझते हैं यार, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है। ठीक है, अर्थात एक को एनोड और एक को कैथोड। यहाँ ये जो है कैथोड अजा वर्क करने लगता है कैथोड की भांति, और ये करने लगता है एनोड की भांति। ठीक है, यहाँ इस नलिका में एक वायु चूसक यंत्र लगा होता है, और साथ ही साथ मैनोमीटर, जिसकी सहायता से हम लोग क्या नापते हैं, दाब नापते हैं। ठीक है, या दाब मापी बोल दीजिए, दाब मापी मैनोमीटर लगाते हैं। रीजन क्या है, कंडीशन, इसमें विद्युत विसर्जन कराना इतना आसान नहीं है। हमारा जो दाब होना चाहिए विसर्जन नलिका के अंदर का, वो होना चाहिए 0.001 mm। ठीक है, डिफरेंट यूनिट से हम लोग दाब को नापते हैं। ठीक है, वायु एटीएम एक वायुमंडलीय दाब से भी नापा जाता है। ठीक है, mm मिलीमीटर से भी नापा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो होता क्या है ये सुनिए, होता क्या है ये सुनो भाई। अब इतना समझ में आ गया हमको सर कि ये जो है 30 सेंटीमीटर लंबाई का एक कांच का नलिका है, जिसे हम लोग विसर्जन नलिका कहते हैं, जिसकी व्यास 3 सेंटीमीटर की होती है। व्यास गोल है बेलनाकार, तो इसकी व्यास कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। इस पर एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और उनका संबंध हम प्रेरण कुंडली से कर देते हैं। जब प्रेरण कुंडली ठीक है कर देते हैं, एवं इस नलिका में, विसर्जन नलिका में वायु चूसक यंत्र लगा होता है, एवं दाब मापी लगी होती है, ताकि इसके अंदर के दाब को नाप सके। जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है, अर्थात विभवांतर, प्रेरण कुंडली के माध्यम से विभवांतर लगाया जाता है, तो होता क्या है, जब दाब लगाया जाता है डियर स्टूडेंट, तो ये धनावेशित होता है, ये ऋणावेशित होता है। तो यहां से कैथोड से कुछ ऋणावेशित कण निकल करके कहां चलने लगते हैं, धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। कुछ कण, मैं क्या वर्ड कर यूज कर रहा हूं, कुछ कण कैथोड से निकल करके, ऋणावेशित कण कैथोड से निकल करके धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। और इस प्रकार एक विकिरण हमको दिखाई देता है। यह हालांकि अदृश्य रहता है, बट इस कांच के रंग पर इसका रंग डिपेंड करता है। ठीक है, हम उसको देख भी सकते हैं। तो इस किरण को इस प्रकार जो कण जो है तीव्र गति से जब चलने लगते हैं, तो हमको कैसे दिखने लगता है, किरण की भांति दिखने लगता है। ठीक है, रेडिएशन किरण की भांति दिखने लगता है। जैसे कि आप सबको पता है टूटता हुआ तारा, ठीक है, टूटता हुआ तारा, या आप किसी लाइट से संबंधित एक, जिसकी ये सपोज करो कि ये जल रहा है रेड कलर से, ठीक है, ये जल रहा है, लेकिन यहां पर जब है तो ये कण की भांति दिख रहा है मुझे। जब इसको मैं फेंक दूंगा और कोई दूसरा व्यक्ति दिखता है, जिसके रॉकेट देखते होंगे, है ना, रॉकेट जब छोड़ते हैं ऊपर में, तो ठीक है, वो कैसा दिखाई प्रतीत लगता है हमको, जिसकी कोई विकिरण जा रही है। तो निरंतर यहाँ पे चलने के कारण ये हमको कैसे दिखाई देने लगते हैं, विकिरण की भांति दिखाई देने लगता है। और इस प्रयोग को सर्वप्रथम किसने किया था, विलियम क्रूक्स ने किया था। किसने किया था, विलियम क्रूक्स ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विलियम क्रूक्स ने किया था। तो इन विकिरण को हम लोग बोलते हैं कैथोड किरणें। क्या बोलते हैं, कैथोड किरणें। रीजन क्या है, कैथोड से निकल रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कैथोड किरणें कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही भाई, सबको समझ में आ रही है मेरी बात। इस किरणों को क्या कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। और मेरे भाई, और क्या, सुनो, सर जे थॉमसन, बड़ा योगदान है यार इनका, सर जे थॉमसन का। ठीक है, परमाणु को समझने के लिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद परमाणु आएगा, फिर बता रहा हूं, फिर परमाणु के बाद फिर नाभिक आएगा, परमाणु के बाद हम उसके अंदर फिर चलेंगे, नाभिक में जाएंगे। तो एकदम ना ये पूरा 12th का फिजिक्स एकदम कोरिलेट है। अगर आप किसी को ये वाला चैप्टर पढ़ा दो और पुराना वाला चैप्टर उनको नहीं पता है, नहीं पढ़ पाएंगे। ये वाला समझ में चलो आ ही भी जाता है, जिसकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो उनको बिना पिछला पढ़े नहीं समझ में आएगा मेरे भाई। समझ में आया, क्षय आपका चुंबकीय प्रेरण है, नहीं समझ में आएगा प्रीवियस वाला पढ़े बिना। ठीक है, एक कोरिलेटेड चैप्टर है सबके सब। तो सर जे थॉमसन ने सन जो है ईयर 1887 में क्या किया था, E/m का अनुपात, रेशियो निकाला था। किस चीज का, E/m का। ठीक है जी, ये क्या है, ये एक ऋणावेशित कण है। मैं जानता क्या है, ऋणावेशित कण है। ठीक है, तो E/m का रेशियो निकाला था।
इसका वैल्यू जो आया था डियर स्टूडेंट, वो आया था हम लोग का 1.75 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 क्या चीज हो जाएगा, कूलाम पर किलोग्राम। ठीक है, जहां ई क्या है, वो एक जो है ऋण आवेशित कण का चार्ज है, आवेश है। ठीक है, और m जो है उसका मास है। तो यहां से यदि मैं उस ऋण आवेशित कण का, ठीक है, अभी तक नहीं पता कि ऋण आवेशित कण क्या था, ठीक है, तो अब यदि मैं उसके ऋण आवेशित कण का द्रव्यमान मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस कंप्लीट चीज को, मैं पर्टिकुलर चीज को डिवाइड कर दूंगा, या ई से अगेन मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो ई से ई कट जाएगा और एम का मान मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इन सबको आप प्लीज नोट कर लिए करें। ठीक है, जो चीजें मैं आपको बताया हूँ, इन सब चीजों को थोड़ा छोटी चीजें हैं, इनको आप नोट कर लिया करें। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि E बाई एम का जो वैल्यू आया, जे थॉमसन सर ने निकाला 1.75 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 की कूलाम पर किलोग्राम आया। ठीक है, अब मुझे m का वैल्यू निकालना था, मुझे E का वैल्यू पता था। एक चार्ज का जो वैल्यू होता है सबको पता होगा, 10 टू द पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं डियर, E को E बाई इन दोनों को जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दीजिए, तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा और m का मान निकल के आएगा। ठीक है, तो डिवाइड जब करेंगे तो ये हो जाता है 1.75 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19। सॉरी यार, उल्टा कर दिया मैं। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.75 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11, दैट इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू आता है डियर स्टूडेंट 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। तो एक जो ऋणावेशित कण है उसका द्रव्यमान बहुत कम, देख लो भाई, 1 किलोग्राम नहीं, 10 टू द पावर -31 किलोग्राम ऋणात्मक है, बहुत कम उसका मान होता है। और उस कण को फिर सर जे थॉमसन ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। कब दिया, ईयर 1897। ईयर 1887 में आपका E बाई एम निकाला। फिर इस E का जो ऋणावेशित कण था उसका नाम इलेक्ट्रॉन, कब इसका नामकरण किया, 1897 में। ठीक है, तो ये रहा भैया कुछ बेसिक जानकारियां। अब देखो मेरे भाई, क्या इनको क्या कहते हैं, कैथोड किरण कहते हैं। ठीक है, तो एक वोल्ट यदि हम यहां पे क्या लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखते हैं, 1 वोल्ट का। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो संचित ऊर्जा है, हम उस ऊर्जा को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। ठीक है जी, कई बार इसको पूछ लिया जाता है ईवी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होता है, आप लोग लिख लेंगे, सुन लेंगे ध्यान से। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है, प्रेरण कुंडली के माध्यम से 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उत्सर्जित विकिरण जितने ऊर्जा प्राप्त करती है, उस ऊर्जा को ही हम लोग बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा। और इस 1 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है वो होता है E मल्टीप्लाई V। 1 वोल्ट लगा रहे हैं विभवांतर, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और E में जो चार्ज होता है वो सबको पता है, वो दिख भी रहा है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19। ठीक है, E का होता है चार्ज, सॉरी कूलाम, ठीक है, वोल्ट, कूलाम वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा जो होती है वो होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19, बिकॉज वोल्ट का वैल्यू कितना है, विभवांतर हम कितना लगा रहे हैं, 1 लगा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सबको आ रही है। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत विसर्जन हो चुका है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ये भूमिका है, ये समझ में आ रही है, भूमिका वो कर रहे थे अभी तक। अब यहां से हमारा क्लास जो है स्टार्ट होगा, और मैं अब भी जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और उसके टाइप्स पढ़ाऊंगा 4-5 ठो। समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं। अब कार्यफलन, वर्क फंक्शन क्या है डियर, देखिएगा
वर्क फंक्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये, ठीक है। वर्क फंक्शन इसको हम लोग शो करते हैं फाई नॉट से, क्या से, फाई नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या होता है वर्क फंक्शन, सुनिए। यहाँ हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड यूज किया था कि नहीं भाई, बिल्कुल किया था सर, 2 इलेक्ट्रोड यूज किया था, है ना, 2 इलेक्ट्रोड यूज किया था। सपोज करते हैं वहां तो हमने एल्यूमिनियम का किया था, है ना भाई, अभी सपोज कर लेते हैं सोडियम का। सपोज करो कि सोडियम का हमने क्या कर लिया, सपोज करना है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है ना, सपोज बोल रहा हूं मैं कि ये जो है सोडियम का हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। अब आप सबको पता है सोडियम में होता क्या है, सोडियम में होते हैं हमारे 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रथम कक्षा में 2, द्वितीय में आपका कितना आ जाएगा जी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, देन यहां आ जाएगा हम लोगों का 8, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ गया, और बाहर में है 1 इलेक्ट्रॉन। समझना बात को ना, क्या है वर्क फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा। सामान्य ताप पर, सामान्य अवस्था में किसी भी तत्व अर्थात धातु का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, उसके संयोजकता कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम सबसे आउटर ऑर्बिटल में स्थित इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इलेक्ट्रिक, एनी इलेक्ट्रिक जो है आपका कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है जी, ये विद्युत चालन के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो सामान्य ताप पर, सामान्य ऊर्जा में, सामान्य अवस्था में किसी भी धातु का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या होता है, धातु के सतह पर स्थित होता है। धातु के सतह पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, धातु के सतह पर स्थित होते हैं। अब यदि ये किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत ऊर्जा मिल गया और ये जब जैसे ही छोड़ने लगता है, और ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इस धातु के सतह को छोड़ने लगता है, ठीक है, वैसे ही ये धनावेशित हो जाता है। अब ये क्या होगा भाई, मेरे सोडियम 11 होता है इलेक्ट्रॉन, अब 11 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से ये क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, धनावेशित। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है ये धनावेशित हो जाता है और इसको वापस से क्या कर लेता है, खींच लेता है अपनी ओर। कहां जा रहा है, इधर, समझ में आ रहा है, तो ये खींच लेता है और इस प्रकार से पुनः यह क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या है, कार्यफलन क्या है कि किसी भी धातु के कार्यफलन, किसी भी धातु का कार्यफलन ऊर्जा की वह मात्रा होती है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होती है जिससे कि वह इलेक्ट्रॉन उस धातु के सतह को छोड़ सके। समझ में आ रहा है जी कि नहीं आ रहा है, यहां चिपका हुआ है, चिपका हुआ है। आप इसको इतना ऊर्जा दीजिए, अब ऊर्जा देने के कई टाइप से है, विकिरण द्वारा दे सकते हैं हम लोग, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, ऊर्जा ही नहीं होता है, आग भी दे सकते हैं उसको, समझ में आ रहा है, रेडिएशन को रेडिएशन दे सकते हैं उसको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का भाई, ये बैटरी लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का आप जो ऊर्जा दीजिए, लेकिन वो उतना ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसके कारण कि वह इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़ सके, उस ऊर्जा को ही हम लोग बोलते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, क्या, वर्क फंक्शन, कार्य फलन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कार्य फलन कहते हैं। और जिससे कि ये छोड़ करके फिर चलने लगेगा, ट्रेवल करने लगेगा ऐसे, समझ में आ रहा है जी। तो ये होता है, जैसे कि आपका सीजियम के लिए इसका वैल्यू कितना होता है, 2.2 के समथिंग, ठीक है। सोडियम के लिए होता है डियर स्टूडेंट, इसका होता है 2.30, ठीक है। पोटेशियम के लिए यही हो जाता है 2.75, जबकि कॉपर के लिए हमारा हो जाता है 4.67 के समथिंग कुछ जो है, इसके अप्रोक्सीमेट होता है ये, बाकी तीनों कंफर्म है, 6.67 के समथिंग जो है होता है। तो हम यहां देख रहे हैं कि सोडियम वगैरह का देखिए बहुत कम है, ठीक है, इसका 2.14 और आई थिंक ये जो है ना 4.675 होता है, यस दैट्स राइट। तो ये इस प्रकार कुछ तत्वों का जो है डियर स्टूडेंट, ये क्या है, हमारा कार्य फलन है। समझ में, इसको किससे करेंगे, फाइव नॉट से शो किया जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, एकदम बहुत काम की चीज है यार। अब देखते हैं मेरे भाई, क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन इमिशंस, क्या है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन।
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। क्या होता है सुनिएगा, एकदम वेरी सिंपल है ये। क्या है भाई, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना, ठीक है, निकलकर चलना ही कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ठीक है। और कार्यफलन क्या है, किसी धातु का कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो उस धातु के इलेक्ट्रॉन को सतह को छोड़ने के लिए आवश्यक होती है, वह ऊर्जा की मात्रा है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तो किसी भी धातु के सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का निकलना, ठीक है, और चलना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए यह आवश्यक है कि उसकी ऊर्जा, उसको दी गई ऊर्जा कार्यफलन से अधिक हो। कार्यफलन सिर्फ वह ऊर्जा है जो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना आवश्यक रहता है, उस इलेक्ट्रॉन को उसकी सतह को छोड़ना जरूरी रहता है, उस गतिमान के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। वो छोड़ दे बस इतना ही पर्याप्त है, वो जो छोड़ दिया अपने सतह को तो बस वही ऊर्जा क्या है, उसकी कार्यफलन है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन छोड़ना एवं गति करना, किधर भी चले जाना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है। समझ में आ रहा है जी? तो कार्यफलन आवश्यक है भैया किसी भी धातु के जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए। अब इसका फर्स्ट टाइप है डियर स्टूडेंट, क्या चीज, तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। ताप ताप ताप, ठीक है। तो तापायनिक उत्सर्जन क्या है, तापायनिक उत्सर्जन जो होता है किसी धातु की सतह को, हम सबको समझ में आ गया कि अब अगर किसी धातु में इलेक्ट्रॉन है तो उसको छोड़ने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता है। तो हम यदि किसी धातु के सतह को किसी भी माध्यम से ताप दें, इतना ताप दें कि इलेक्ट्रॉन उसके सतह को छोड़कर निकल जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसके सतह को छोड़ करके निकल जाए भैया, बस निकल जाए। तो यह ताप के कारण इस घटना को, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना को, बस आपको इतना लिखना है, ताप देने के कारण किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को तापीय इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, तापीय इलेक्ट्रॉन या तापायन कहते हैं। क्या कहते हैं, तापायन कहते हैं, तापायन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, तापायन कहते हैं। अब कंडीशन क्या है डियर, ये सुन लो। कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन मतलब आवश्यक भी है और अच्छा भी है, वे धातु तापायन के लिए बहुत अच्छे होंगे जिनका गलनांक उच्च हो। अरे भाई क्या हो, उच्च हो। रीजन क्या है सर, रीजन ये है सर कि यदि हम उसको गर्म कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकलने के पहले कहीं पिघल गया तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, है? तो इसलिए तापायनिक उत्सर्जन के लिए आवश्यक है कि धातु का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट लेस जो है, सॉरी यार, बहुत अधिक होना चाहिए ताकि वो पिघले ना और इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए। सेकंड क्या है डियर स्टूडेंट, सेकंड जो है वो ये है कि उसका कार्यफलन की ऊर्जा जो है वो कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कार्यफलन की जो ऊर्जा है वो कम होनी चाहिए, ऊर्जा कम होनी चाहिए। क्यों भैया, अरे यार कम होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है? अगर ये कार्यफलन की ऊर्जा बहुत अधिक है, मतलब समझो आप कि कार्यफलन की ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और पता चलता है इतना एनर्जी देना पड़ रहा है कि वो धातु ही पिघल गया और इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला, तो क्या मतलब होगा। तो उसकी कार्यफलन की ऊर्जा कम होनी चाहिए और उसका गलनांक जो है उच्च होना चाहिए। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज जो है आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, सेकेंड टर्म्स इसका वो है प्रकाशिक उत्सर्जन का। किस चीज का, प्रकाशिक उत्सर्जन का, प्रकाशिक उत्सर्जन, ठीक है। और इसी प्रकार एक और हमारा होता है क्षेत्रीय उत्सर्जन और क्षेत्र उत्सर्जन, ठीक है, फील्ड इमिशंस, और एक और होता है द्वितीयक उत्सर्जन। तो इन तीनों पॉइंट को मतलब 4 हो जाएंगे, ठीक है, 4 को देख लेते हैं। तो बात करते हैं प्रकाशिक उत्सर्जन की। तो प्रकाशिक उत्सर्जन क्या होता है मेरे भाई, इधर देखो, कोई धातु की सतह है, ठीक है,
और इस पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित है। तो प्रकाश विकिरण के कारण, किसके कारण? प्रकाश विकिरण के कारण कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए, प्रकाश विकिरण के कारण, ये लो, ठीक है, ऐसा ये बना रहा हूं बस, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इस इलेक्ट्रॉन को, जो मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन या फोटॉन। ठीक है, फोटॉन तो ये है, ठीक है, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन बस उतना याद रखिएगा अभी फिलहाल। तो होता क्या है, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति की विकिरण, प्रकाश विकिरण आपतित होती है और उसके आपतन के कारण धातु के इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और धातु की सतह को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस परिघटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक उत्सर्जन। ठीक है भाई, ये हम लोग देखेंगे फोटोसेल। जब हम लोग पढ़ेंगे सोलर सेल वगैरह, सोलर पैनल वगैरह, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, जानते हो नहीं जानते हो, वो इन्हीं सिद्धांतों पर वर्क करता है। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक। क्षेत्र उत्सर्जन क्या है? तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था क्रुक्स, सबसे पहले वो जो डायग्राम बनाया था वो वास्तव में क्या, क्षेत्र उत्सर्जन का, फील्ड का है। ये वाला जो डायग्राम देखे थे आपने, वो किस चीज का है? क्षेत्र उत्सर्जन का है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, जब किसी धातु की सतह पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, लगभग 10⁸ वोल्ट के आसपास जब प्रबल वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो इस प्रकार धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना, जैसे कि आपने देखा था कैथोड किरण में पढ़ाया हूं, अब भी है ना, कैथोड किरण निकल रहा था, कैथोड किरण। तो वो कैथोड किरण क्या था? इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर चल रही थी, है ना, कैथोड से कहां चल रही थी? एनोड की ओर चल रही थी, इसी को हमने कैथोड किरण बोल दिया। ठीक है, तो ये क्या चल रहे थे? इलेक्ट्रॉन ना चल रहे थे, और कैसे इलेक्ट्रॉन चल रहे थे? मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहे थे। ठीक है, तो ये क्या था? क्षेत्र उत्सर्जन था। ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन के मतलब एक धातु की सतह से चलने छोड़ने की जो घटना है, उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। छोटा सा एक और देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, उसके बाद फिर आज की क्लास को फिर देखेंगे जो भी करना रहेगा। क्या चीज भैया? द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी इमिशंस क्या है? सुनो भाई, कुछ नहीं, वेरी सिंपल है। क्या है? देख लीजिए, एक धातु की सतह है जिस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थित है। इस पर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? एक उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को आपतित करते हैं। तो जो उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है, ये विकिरण नहीं है ना, ध्यान रखिएगा, उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है। तो उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसकी उच्च ऊर्जा वाली इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करता है? जब यह धातु की सतह पर स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टकराता है, तो अपनी ऊर्जा किसको दे देता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दे देता है। और ये जो है भैया, ये यहां से निकल जाते हैं, चुपचाप खिसक लेते हैं, इसकी ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं, और ऊर्जा, इनका कार्यफलन अधिक हो जाता है, जिसके कारण धातु की सतह को छोड़ देते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीयक उत्सर्जन, और इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बोल दीजिए, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। समझ में आ गया? तो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ऊर्जा दे देता है, जिसके कारण उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, फलस्वरूप वह धातु की सतह को छोड़ देते हैं। इस प्रकार की इस परिघटना को हम लोग द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, बस आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, आधे घंटे की क्लास सफिशिएंट है यार। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, हॉलबॉक्स का प्रयोग और
प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत विसर्जन को प्रभावित उत्सर्जन को प्रभावित कारक, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ठीक है। इसी में प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसी के अंदर है, तो इन सबको भी इफेक्ट करने वाला